नमस्कार विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा फिजिक्स बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर सेकंड वेव एंड ऑसिलेशंस में हमने 3 दिन पहले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन आपको दिया था और आपको प्रश्नों से परिचित भी कराया था और उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है ये भी आपको सिखाया था। उसी क्रम में आज हम पार्ट बी का हल ले रहे हैं। पार्ट ए का हल हम पहले से दे चुके हैं, पार्ट बी का हल ले रहे हैं। आपको ध्यान है पार्ट बी में अपने यहाँ 5 क्वेश्चन आते हैं और इन 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी होती है। तो इफ़ेक्टिवली मैंने पांचों क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस को आपको सॉल्व किया है, आपको इन प्रश्नों से परिचित कराने का प्रश्न किया है, हल किया है। पहला प्रश्न है, सिद्ध करें कि सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो माध्य मान होता है वह बराबर होता है, वह तुल्य होता है। हम जानते हैं कि सरल लोलक गति में जब माध्य स्थिति से x दूरी तक प्रत्यानयन बल के विरुद्ध विस्थापित करने में जो कार्य किया जाता है वह किया गया कार्य दोलक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है और इस दोलक की जो स्थितिज ऊर्जा है वह u = हाफ ऑफ kx² होती है, जिसका अर्थ हुआ u = 1/2 k² sin स्क्वायर ओमेगा t + phi। जब हम इसका एवरेज मान निकालना चाहते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज मान होगा 1/t इंटीग्रल 0 to t u dt। जब हम इसमें u का मान रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो इंटीग्रल आ रहा है वो साइन स्क्वायर की टर्म आ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर हो अथवा कॉस स्क्वायर हो, जब हम 0 से टाइम पीरियड पर उसको हल करेंगे तो इस तरीके का इंटीग्रल का जो मान होगा वह t/2 होगा और इस प्रकार से यह हल जो माध्य स्थितिज ऊर्जा का है 1/4 ka² प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा का मान 1/2 k mb 1/2 k 1/2 k x², तो यानी ये हो गया 1/2 k a² cos स्क्वायर ओमेगा t + phi। तो जो ये मान आया है क्योंकि वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी का मान डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेशन से निकाला जा सकता है और इस प्रकार से एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान ये होगा। और इस इंटीग्रल में आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर की टर्म है, कॉस स्क्वायर की टर्म का जो मान है t/2 होगा और जब हम इसे हल कर रहे हैं तो हल करने पर हमें इस इंटीग्रल का मान भी 1/4 ka² प्राप्त होता है, जिसको कि मैंने समीकरण 1 और 2 से लिखा है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि गतिज ऊर्जा हो स्थितिज ऊर्जा हो दोनों की माध्य ऊर्जा का जो मान होगा वह 1/4 ka² होगा, जबकि आपको याद रहे दोलक की जो कुल ऊर्जा है उस कुल ऊर्जा का मान 1/2 ka² होता है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है नहीं, कुल 4-5 लाइन में इनका हल हो जाता है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में, विश्वविद्यालय की परीक्षा में पार्ट बी में हमको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोफैरड संधारित्र के समांतर क्रम में 0.2 h मीन्स हेनरी प्रेरक तथा 800 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया है। आपको सिद्ध करना है कि जो ये परपथ बनेगा वह परपथ एक ऑसिलेटरी परपथ बनेगा। अब इस केस में हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि ऑसिलेटरी सर्किट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट कंडीशन है वह बेसिक रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है 1/LC मस्ट बी ग्रेटर देन r²/4l²। अगर ये कंडीशन आपको याद है, अगर इस कंडीशन का आप डेरिवेशन कर सकें तो इस प्रश्न को हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप देखिएगा मैंने 1/LC का मान निकाला है, मैंने r²/4l² का मान निकाला है और इससे ये सिद्ध हो रहा है दोनों मानों से कि 1/LC का मान r²/4l² से ज़्यादा है। अतः हम गारंटी ले सकते हैं कि जो ये परपथ है यह ऑसिलेटरी परपथ है।
अब हम ऑसिलेटरी परपथ की इसने पूछा नहीं है, लेकिन अगर हम डिटरमाइन करना चाहें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC माइनस R²/4L² से हम इसका मान भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट बी में आया है वह है कि एक डैम्प ऑसिलेटर है और इस डैम्प ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी का मान निकालिए। आपको जानकारी है डैम्प ऑसिलेटर में जो डिस्प्लेसमेंट का समीकरण होता है वह डिस्प्लेसमेंट का समीकरण दिया जाता है x = x0e⁻⁻RT साइन ऑफ ω_t + साई। यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और डैम्प ऑसिलेटर के केस में ओमेगा का जो मान है वह स्क्वायर रूट ऑफ ω02 - R² होता है। हम इस डिस्प्लेसमेंट की समीकरण से काइनेटिक एनर्जी का समीकरण निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का समीकरण जो प्राप्त हो रहा है उसका मान है 1/4 mω02 x02 e⁻²RT। इसी प्रकार से अब हम पोटेंशियल एनर्जी का मान निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मान होगा 1/2 kx² अर्थात 1/2 mω02 x²। x का मान रख सकते हैं और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हैं। पुनः हम ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार से अभी हमने हल किया था कि जब हम एवरेज मान लें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के तो उसका मान T/2 के फॉर्म में आएगा। और इस प्रकार से जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और इस दोनों के एडिशन से, दोनों के जोड़ से हमको डैम्प ऑसिलेटर की जो कुल ऊर्जा प्राप्त होगी उसका मान हो गया है 1/2 mω02 x02 e⁻²RT। आप देखिएगा कि जो पार्ट बी में प्रश्न आ रहे हैं वह प्रश्न छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, लेकिन थोड़े से कंसेप्चुअल बेस हैं। जैसे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ, हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर के सिद्धांत को समझाइए। अब हमें सिद्धांत हेल्महोल्ट्ज़ अन्नादक का समझाना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें बात नहीं लिखनी है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है हम उसको ज़रूर स्पष्ट करें। हम इसमें लिख रहे हैं कि यदि किसी सम्मिश्र ध्वनि में दो स्वरों की आवृत्तियों का अंतर अल्प हो तथा कोई वीक हार्मोनिक्स भी उसमें उपस्थित हो तो हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। रेजोनेटर की जो बेसिक फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान n = c/2π √a/LB से दिया जाता है। विभिन्न a के मान, l के मान, b के मान के संगत हम विभिन्न आवृत्तियों के रेजोनेटर बना सकते हैं और प्रत्येक रेजोनेटर की एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होगा और इस कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी पर वह आपतित सम्मिश्र ध्वनि से इसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा और इस प्रकार से आपतित सम्मिश्र ध्वनि में उपस्थित स्वरों का विश्लेषण तथा उनकी तीव्रताओं का अनुमान के कई प्रयोग हम इस रेजोनेटर से कर सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल कि रेजोनेटर किस प्रकार से अलग अलग चीज़ पे निर्भर कर रहा है, किस प्रकार से बनता है, एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी के साथ वो रेजोनेट होगा और हम उस फ्रीक्वेंसी को पहचान सकेंगे, इतना हमें बताना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, अध्यारोपण के सिद्धांत को विवेचना कीजिए और अप्रगामी तरंग की रचना चित्र को बनाइए। आप देखिएगा आपको अध्यारोपण सिद्धांत पार्ट ए में जो है उसमें आया है और हमने वहाँ पर ये अध्यारोपण का सिद्धांत आपको पहले ही बता दिया था और मैंने कहा था कि जब दो तरंगें एक साथ किसी माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के प्रत्येक कण किसी क्षण विस्थापन दोनों के पृथक पृथक विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यह अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रत्येक किसी क्षण विस्थापन जो बनेगा वो दोनों के पृथक पृथक विस्थापनों का एल्जेब्रिक सम सदिश योग के बराबर दिया जाएगा। यह अध्यारोपण सिद्धांत कहलाएगा। और अध्यारोपण सिद्धांत की जो घटना है यह घटना व्यतिकरण हो, विस्पंद हो, अप्रगामी तरंग हो अथवा लेसाजूस फिगर हो, उन सब के लिए जो जन्म मिलता है वह इसी अध्यारोपण सिद्धांत के आधार पर ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल
डाला गया है, जो न्यूमेरिकल है वो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल डाला गया है जो वेव मोशन के ऊपर लिया गया है। क्योंकि पार्ट बी में कुल 5 क्वेश्चन आने हैं और पांचों क्वेश्चन तीनों यूनिट से कवर होने हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, किसी स्टील के तार में जो तनन प्रतिबल है उसकी आप गणना करें, और उस तार का घनत्व हमको दे रखा है, साथ ही साथ उस तार में अनुप्रस्थ तरंगों की जो वेलोसिटी है वह भी दे रखी है। आप जानते हैं वेव मोशन में हमने वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का आर्टिकल पृथक से ड्राइव किया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो समीकरण निकाले थे उस समीकरण का मान था b = स्क्वायर रूट ऑफ t/m। m को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ad के रूप में लिख सकते हैं, और इस प्रकार से जो प्रतिबल है, प्रतिबल का मान हो गया t/a। t/a मुझे ज्ञात करना है, और t/a इस फॉर्मूला से b² के बराबर हो गया है। वेलोसिटी आपको दे रखी है, डेंसिटी आपको दे रखी है, इसलिए अब तनन प्रतिबल की गणना करने में कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, कलावेग समूह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। आप जानते हैं फेज वेलोसिटी का जो मान होता है, अब देखिए इसने जो काम पूछा गया है वही कार्य करना है। आपको कुछ स्टूडेंट्स कई बार इनके डेरिवेशन में, इनकी परिभाषा में लटक जाता है, हमको फंसना नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया बिल्कुल उसी तरीके से उसको हल कीजिएगा। तो हमको प्रश्न पूछा गया है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में संबंध स्थापित कीजिए, आपको सीधे संबंध पर आ जाना चाहिए। आप फेज वेलोसिटी का मान जानते हैं, ω/k होता है। आप ग्रुप वेलोसिटी का मान जानते हैं, dω/d के होता है। इसलिए bg = क्योंकि हम ओमेगा को kbp लिख सकते हैं, इसलिए ddk ऑफ kbp, और उससे ये bg का मान हो गया है bp + k dbp/dk। आप जानते हैं कि क्योंकि k प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, और k प्रोपेगेशन कांस्टेंट का मान k = 2π/λ होता है, और उससे dk बराबर हो गया है -k dλ/λ। अब हम इस समीकरण से इसमें मान रख करके जो हमने ग्रुप वेलोसिटी का समीकरण निकाला है, उस समीकरण में इसका मान हम प्रयोग में लाएं, और प्रयोग में लाने पर हमको ग्रुप वेलोसिटी का जो समीकरण निकल के आता है वह समीकरण आता है bg = bp - λ dbp/dλ। आप इस समीकरण से देख रहे हैं कि जो ग्रुप वेलोसिटी का मान है वह फेज वेलोसिटी तथा वेव वेलोसिटी की तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष परिवर्तन पर निर्भर करता है। अपने वेव एंड ऑसिलेशंस में फेज वेलोसिटी हो, ग्रुप वेलोसिटी हो, इनकी परिभाषाएं हों और इनके ऊपर पृथक से न्यूमेरिकल हों, कुछ ना कुछ प्रश्न हमेशा परीक्षा में मिला है, इसलिए हमको ये कंसेप्ट ढंग से समझना चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछा है फैराडे प्रभाव को समझाइए। आप देखिएगा, जब मान लीजिएगा चीनी है, ग्लूकोज है, अगर हम इस तरह के पदार्थों पर समतल ध्रुवित प्रकाश का आपतन करें तो निश्चित रूप से ऐसे पदार्थों से जब निर्गत हमको समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है तो उसमें ध्रुवण तल का घूर्णन हो जाता है। इस तरह के जो पदार्थ हैं वह ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं, और इस तरह की जो घटना होती है वह ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। आप देखिएगा, अगर हम फेराइट लें, फेराइट बेसिकली क्या है, Fe2O3 है, जिसमें कोई एक एलिमेंट भी डाल सकते हैं। तो अगर हम कोई चुंबकित फेराइट लें तो उस फेराइट में अगर समतल ध्रुवित माइक्रोवेव की ध्रुवण तल का जो घूर्णन है अथवा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयन माध्यम, यानी उसमें जहाँ ऊपर प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में समतल ध्रुवित रेडियो तरंगों का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसका भी रोटेशन हो जाता है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जिनमें कि आपतित समतल ध्रुवित का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का रोटेशन होता है, यह रोटेशन बाईं तरफ हो सकता है, दाईं तरफ हो सकता है। इस प्रकार का जो प्रभाव है यह प्रभाव फैराडे प्रभाव कहलाता है। ध्रुवण तल का घूर्णन फैराडे घूर्णन कहलाता है। और आपको
जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है फैराडे प्रभाव को समझाइए, उसमें बस ये 4-5 लाइन लिख देना पर्याप्त है और इसमें फैराडे प्रभाव की बात आ जाती है। फिर क्वेश्चन पूछा है, जो 5वां क्वेश्चन बनता है, ध्वनि तरंग की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। ये अपने यूनिट 3 से है। आप जानते हैं तीव्रता ध्वनि का वह विशेष गुण है जिसके द्वारा ध्वनि हमें तेज अथवा मंद सुनाई पड़ती है। ध्वनि की तीव्रता मूलतः ध्वनि स्रोत के कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। न्यूनतम तीव्रता मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होती है, जिसे हम ऑडियोबिलिटी थ्रेशोल्ड कह सकते हैं, 1 किलो हर्ट्ज पर उसका मान 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। हमारे कान में 7000 से 6000 हर्ट्ज की ध्वनि के लिए सुग्राही होते हैं। श्रव्यता धेली तथा दर्द की अनुभव धेली के मध्य ध्वनि की तीव्रता का परास होता है। तीव्रता को मापन करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वह फॉर्मूला है L = 10 log of 10 I/I0। यहाँ पर I ध्वनि की तीव्रता है, जबकि I0 मानक श्रव्य धेली आवृत्ति की तीव्रता है। और इस प्रकार से जो L हमें प्राप्त होता है हम उसको डेसिबल में नापते हैं। सामान्य वार्तालाप जहाँ 2-3 व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, वह वार्तालाप सामान्य रूप से 40 dB पर हो जाता है, और 40 dB से अगर ऊपर का लेवल जाता है तो हम कहते हैं वहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, देयर इज ए नॉइस, है ना। तो ये जो पैरामीटर है, हम इस पैरामीटर के आधार पर ध्वनि की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं। पार्ट बी में एक अंतिम क्वेश्चन जो पूछा गया, जिसको मैंने 20 नंबर का कहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया पार्ट बी में फिजिक्स में इंटरनल चॉइस मिलती है, और इस प्रकार से पार्ट बी में अपने को 10 प्रश्न मिलेंगे। 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न अपने को कुल करने होते हैं। तो पार्ट बी का जो अंतिम प्रश्न है वह है अवमंदित दोलक के लिए क्वालिटी फैक्टर का मान निकालें, साथ ही साथ क्वालिटी फैक्टर एवं रिलैक्सेशन टाइम को परिभाषित करें, विश्रांति काल को समझाएं। आप देखिएगा, जो विश्रांति काल है, दोलक की जो कुल ऊर्जा है वह इस समीकरण से दी गई है। मान लीजिएगा यदि T = 1/2R = τ, तब उस केस में एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई E, विच इज इक्वल्स टू 0.368 E मैक्सिमम। अर्थात जितने समय में दोलक की कुल ऊर्जा अपनी प्रारंभिक ऊर्जा के मान की 1/E अथवा लगभग 37% मान लीजिएगा, लगभग 37% अथवा एग्जैक्ट 36.8% गुना रह जाती है, वह समय जो ऊर्जा रहेगी, हम उस समय को विश्रांति काल कहते हैं। विशेषता गुणांक की परिभाषा के लिए किसी दोलक की जो एनर्जी है वह एनर्जी लॉस की दर के सापेक्ष एनर्जी संग्रहण की क्षमता को विशेषता गुणांक कहते हैं। किसी दोलक तंत्र का विशेषता गुणांक Q से प्रदर्शित किया जाता है, और हम इसे दोलक द्वारा एक आवर्तकाल में संग्रहित माध्य ऊर्जा तथा माध्य ऊर्जा हानि के अनुपात के 2π टाइम्स के रूप में लिखते हैं। अर्थात क्वालिटी फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई Q इज 2π संग्रहित माध्य ऊर्जा डिवाइडेड बाई एक आवर्तकाल में माध्य ऊर्जा की हानि। इस प्रकार से Q = 2π एवरेज वैल्यू ऑफ E इज डिवाइडेड बाई T ऑफ एवरेज P, और इस प्रकार हमको जो क्वालिटी फैक्टर मिलता है वह क्वालिटी फैक्टर ω के रूप में मिलता है। आप देखिएगा, इस समीकरण से स्पष्ट है कि अवमंदन बल के मान में कमी होने से τ का मान तथा Q के मान में वृद्धि होने लगती है। अर्थात नगण्य अवमंदन बल है, मान लीजिए R = 0 है, तब रिलैक्सेशन टाइम यानी विश्रांति काल और विशेषता गुणांक दोनों ही अनंत के बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार के जो भी दोलक होंगे
ये अव्यवहारिक बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि डैम्पिंग फोर्स कोफिशिएंट 0 हो जाए, लेकिन ये एक कल्पना की गई है। मान लीजिए आर का मान 0 हो जाए तो क्वालिटी फैक्टर अनंत हो जाएगा, तो उस केस में ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड का कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो ऑसिलेटर होंगे हम उनको फ्री ऑसिलेटर कहते हैं, जिनके आयाम और ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष नियत बने रहते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, लास्ट ईयर एग्ज़ाम 2020 में जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पूछा गया, मैं पार्ट ए पहले ही हल कर चुका हूँ। आज मैंने पार्ट बी को हल किया है और आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़ा सा अगर चौकस रहें, थोड़े से अगर आप अलर्ट मोड पे रहते हैं, तो आप देखते हैं कि आप जो निश्चित समय है उस निश्चित समय में सारे प्रश्नों को हल करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी पार्ट सी का भी सॉल्यूशन, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं, वो आपको देने वाला हूं और वो आपको डिस्कस करूंगा। तब तक आप इनको अध्ययन करें और इसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।